बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 1 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था उसका सेकंड पार्ट है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने डिमांड साइड ऑफ द मार्केट को डिस्कस किया था। जो ये सेकंड पार्ट है इसके अंदर हम सप्लाई साइड ऑफ द मार्केट को डिस्कस करेंगे। डिमांड साइड जो होती है वो जो कंज्यूमर होता है, यानी कि हम लोग जो परचेज़ करने वाले हैं उसके लिए होती है, और जो सप्लाई साइड है वो प्रोड्यूसर के लिए होता है, यानी कि जो चीज़ बनाने वाला होता है, जो चीज़ को मार्केट में बना के मार्केट में भेज रहा होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मीन बाय सप्लाई। तो सप्लाई क्या है कि हर वो चीज़ जो मार्केट में अवेलेबल है और वो सेल होने के लिए आई हुई है और उसकी एक स्पेसिफिक प्राइस डिसाइडेड है। द अमाउंट ऑफ अ गुड और सर्विसेज दैट अ फर्म इज़ विलिंग एंड एबल टू सप्लाई एट अ गिवन प्राइस, उसकी एक प्राइस डिसाइड होगी। एक चीज़ जो बनाई गई है लेकिन वो मार्केट में भेजी नहीं गई सेल करने के लिए और ना अभी तक उसकी कोई प्राइस डिसाइड है, तो उसको हम स्टॉक बोलते हैं। वो जो चीज़ गोदाम में पड़ी हुई है वो उसको हम स्टॉक बोलते हैं, और जो चीज़ मार्केट में यानी कि शॉप के ऊपर पड़ी हुई है सेल होने के लिए एक सर्टेन प्राइस के ऊपर, तो उसको हम सप्लाई बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है सप्लाई और स्टॉक के अंदर, कि सप्लाई क्या है कि वो चीज़ जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, एक उसकी एक सर्टेन प्राइस डिसाइडेड है। और स्टॉक क्या है कि एक चीज़ प्रोड्यूस की गई है लेकिन उसकी कोई प्राइस अभी तक डिसाइडेड नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है सप्लाई स्केड्यूल। सप्लाई स्केड्यूल क्या है कि एक ऐसा टेबल जो प्राइस और सप्लाई के दरमियान में रिलेशनशिप को बता रहा होता है, उसे हम बोलते हैं कि वो सप्लाई स्केड्यूल है। कि एक तरफ प्राइस की कोई सर्टेन वैल्यूज़ लिखी हुई होंगी और उसी के अगेंस्ट सप्लाई की कोई वैल्यूज़ लिखी हुई होंगी, तो उसे हम बोलते हैं कि वो सप्लाई स्केड्यूल है। फिर उन्हीं वैल्यूज़ को जब हम एक टेबल की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम एक ग्राफ पे शो कर देते हैं, तो वो जो प्राइस और सप्लाई का एक रिलेशनशिप ग्राफ की सूरत में शो हो रहा होता है, उसे हम बोलते हैं सप्लाई कर्व। जैसे कि हमने डिमांड वाले केसेस में पढ़ा था कि जो डिमांड होती है वो टोटली हमने यहाँ पर ये कहा था कि प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसी तरीके से हम सप्लाई के केस में भी ये कहेंगे जो सप्लाई है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे कि लॉ ऑफ सप्लाई बेसिकली क्या है कि लॉ ऑफ सप्लाई ये है कि व्हेन एवर प्राइस इंक्रीजेज सप्लाई आल्सो इंक्रीजेज, व्हेन एवर प्राइस डिक्रीजेज सप्लाई आल्सो डिक्रीजेज। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है कि हम इस वक्त एज अ ख़ुद को प्रोड्यूसर कंसिडर करेंगे और हम जो चीज़ बना रहे हैं अगर उसकी मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ती है तो ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे कि हम उस चीज़ को मार्केट में पहले से ज़्यादा सप्लाई करेंगे। क्योंकि प्राइस बढ़ गई है तो प्राइस बढ़ने की वजह से जो हमारा प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, तो हम उस चीज़ को मार्केट में सप्लाई ज़्यादा करेंगे। इसी तरह अगर उस चीज़ की प्राइस कम हो जाती है तो हमें नज़र आता है कि हमारा प्रॉफिट कम हो गया है, तो फॉर द टाइम बीइंग हम क्या करते हैं कि हम उस चीज़ की सप्लाई को भी कम करते हैं। तो प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो जाती है और प्राइस के बढ़ने के साथ सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो यहाँ एक बात ये सामने आती है कि प्राइस में और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, अगर प्राइस कम हो रही है तो सप्लाई भी कम हो रही है। तो इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो क्वांटिटी सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड दे हैव पॉजिटिवली रिलेटेड। अब नेक्स्ट हम इसका एक ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ पर डिफरेंट किस्म की प्राइसेस ली गई हैं। यहाँ पर आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये डिक्रीज़ हो रही हैं 700, 600, 5, 4 एंड 300। इसी के अगेंस्ट अगर आप देखें तो सप्लाई भी डिक्रीज़ हो रही है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जब प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। अगर आप इसको ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ पढ़ते हैं तो प्राइसेस कम हो रही हैं और सप्लाई भी कम हो रही है। अगर आप इसको फ्राम डाउनवर्ड टू अपवर्ड पढ़ते हैं तो जो प्राइस है बढ़ रही है और उसी के अगेंस्ट जो सप्लाई है वो भी बढ़ रही है। तो इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि अगर प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है, अगर प्राइस बढ़ती है तो जो सप्लाई है वो भी बढ़ रही है। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है? हमने सिंपल क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को यहाँ से उठाना है, जो प्राइस की वैल्यूज़ हैं उनको हमने वाई एक्सिस पर लिखना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ग्राफ बनाते वक्त ये बात हमने ध्यान में रखनी है, जो सबसे कम वैल्यू है वो नीचे आएगी। तो प्राइस में सबसे कम वैल्यू क्या है? वो 300 है।
हमने यहाँ 300 लिखा, फिर उसके बाद 400, 5, 6 एंड 700 की वैल्यूज़ हमने ऐसे एक तरतीब से लिख दी। इसी के अगेंस्ट जो सप्लाई है, सप्लाई की वैल्यूज़ में सबसे कम वैल्यू क्या है 3, तो हमने 3 यहाँ पे लिख दिया। फिर 4, 5, 6 एंड 7 ये हमने लिखा। अब यहाँ पर 300 का जो कम्बिनेशन है वो किसके साथ है, 3 के साथ, तो ये 300 एंड 3 के सामने ये हमने एक पॉइंट लगाया। फिर 400 का कम्बिनेशन किसके साथ है, 4 के साथ, तो ये 400 का हमने कम्बिनेशन 4 के साथ। इसी तरह ये 500 का कम्बिनेशन किसके साथ है, 5 के साथ, तो 500 का कम्बिनेशन हमने किसके लगाया, साथ लगाया 5 के साथ। इसी तरीके से ये बाकी वैल्यूज़ भी हमने टेबल के अंदर ये फिल की, और फिर लास्ट में हमने जब इन तमाम पॉइंट्स को जॉइंट किया, तो इन पॉइंट्स को जॉइंट करने से जो हमारे पास एक कर्व बना उससे हमने बोला सप्लाई कर्व। ठीक है, और ये देखें कि ये पॉजिटिवली स्लोप है। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि सप्लाई में और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। तो यहाँ पर ये जो कर्व है ये पॉजिटिव स्लोप है। दूसरा, इसको हमने सप्लाई कर्व क्यों बोला कि इकनॉमिक्स में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इकनॉमिक्स के अंदर जो भी ग्राफ है उसका जो नाम बनता है वो उसमें मौजूद डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से बनता है। तो यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक सप्लाई है और एक प्राइस है। तो चूँकि सप्लाई है वो डिपेंड कर रही है प्राइस के ऊपर कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो हम डिमांड बढ़ाएंगे, अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ाएंगे, अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगी। तो पहला चेंज आ रहा है प्राइस में, तो प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। प्राइस के चेंज को देखते हुए चेंज आ रहा है सप्लाई में, तो सप्लाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसलिए इस कर्व का नाम पड़ा सप्लाई कर्व। उसके बाद ये लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन है, जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हैं कि होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट काजेज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई, कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट काजेज अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, तो प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, और इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो इसका कर्व जो था वो पॉजिटिव स्लोप बना। इसके बाद नेक्स्ट है मार्केट सप्लाई। क्या है, द सप्लाई बाय ऑल द फर्म्स ऑफ अ गिवन गुड और सर्विसेज, के एक गुड से रिलेटेड जो बाकी तमाम फर्म की सप्लाई है ओवरऑल, तो उस मार्केट के अंदर एक गुड्स की जितनी भी सप्लाई है अगर हम उसको सम अप कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि वो मार्केट सप्लाई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई में और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में क्या फ़र्क है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का मतलब ये है कि जो सप्लाई में चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का मतलब ये है कि जो सप्लाई में चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ प्राइस, और चेंज इन सप्लाई का मतलब ये है कि जो सप्लाई में चेंज आ रहा है वो प्राइस की वजह से नहीं आ रहा, बाकी कोई और ऐसा फैक्टर है, टेक्नोलॉजी है, टेस्ट है, वेदर है या फैशन है, या कोई भी ऐसा डिज़ास्टर आ गया है, कोई ऐसा शॉक आ गया है, तो उसकी वजह से अगर सप्लाई में चेंज आ रहा है अदर देन प्राइस कोई भी फैक्टर अगर आपकी सप्लाई को अफेक्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। और अगर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्या है कि प्राइस की वजह से जब चेंज आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और प्राइस के अलावा कुछ जो फैक्टर हैं जैसे कि मैंने नाम लिए उनकी वजह से अगर कोई चेंज आता है तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। तो चेंज इन सप्लाई की सूरत में आपके पास जो सप्लाई का कर्व है वो एक नया सप्लाई कर्व बनेगा, और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के केस में आपके पास एक ही कर्व होगा और आप एक ही कर्व के ऊपर अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि प्राइस सिर्फ एक है, प्राइस में चेंज नहीं आया, लेकिन आपकी क्वांटिटी जो है पहले ये थी Q1, अब आपकी क्वांटिटी ये होगी Q2, क्वांटिटी कम हो गई है, प्राइस वही है लेकिन क्वांटिटी कम हो गई है, तो किसी और फैक्टर की वजह से चीज़ चेंज आया है, तो इसे हम बोलेंगे चेंज इन सप्लाई, और आपका ये जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड क्योंकि सप्लाई में डिक्रीज आया है। तो जब भी प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से चेंज आता है तो आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे आपकी चूंकि प्राइस कांस्टेंट है,
क्वांटिटी कम हो गई है तो इसलिए जो आपका सप्लाई का कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपकी प्राइस फिक्स है और क्वांटिटी बढ़ जाती है तो जो आपका सप्लाई का कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। प्राइस सेम है, आपके पास प्राइस एक है, क्वांटिटी पहले Q1 थी, अब Q3 हो गई है, क्वांटिटी बढ़ गई है, तो इसलिए अब आपकी जो सप्लाई है वो एक नया कर्व बन गया। क्योंकि प्राइस सेम थी, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपकी प्राइस सेम हो और आपकी क्वांटिटी बढ़ जाए तो आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पर सप्लाई बढ़ी है इसलिए जो नया सप्लाई कर्व है वो पुराने वाले सप्लाई कर्व के राइटवर्ड बनेगा। ठीक है, अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई कर्व को शिफ्ट करते हैं? तो ये डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स हैं, जैसे कि प्राइस ऑफ इनपुट्स हैं, यानी कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस हैं, टेक्नोलॉजी में किसी किस्म का चेंज आ गया है, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इन प्रोडक्शन है, नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो आपका सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है, ये सप्लाई में शॉक आता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि शिफ्टिंग में और मूवमेंट में एक ही कर्व के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस ली गई है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी को लिखा गया है। यहाँ पे प्राइस 500 एंड 600 है, क्वांटिटी 5, 6 एंड 8 है। यहाँ पर इस वक्त प्राइस 500 है और जो क्वांटिटी है वो 5 है। प्राइस 500 से बढ़ के 600 हो जाती है और क्वांटिटी भी जो सप्लाई है वो 6 हो गई है। प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ गई, क्योंकि हम एज अ प्रोड्यूसर इस वक्त अपने आप को सोच रहे हैं तो प्राइस बढ़ेगी, हमें प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आएगा तो हम उस चीज़ की जो सप्लाई है उसको बढ़ा देंगे। तो ये प्राइस के बढ़ने की वजह से सप्लाई भी बढ़ गई। तो 500 पे पहले 5, 600 पे फिर ये 6, तो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ शिफ्ट हुए। अब प्राइस भी चेंज हुई है और सप्लाई भी चेंज हुई है, तो इसलिए हमने शिफ्टिंग नहीं की, क्योंकि यहाँ पर जो सप्लाई में चेंज आ रहा है वो प्राइस की वजह से आ रहा है। प्राइस बढ़ी, सप्लाई भी बढ़ गई, तो ये मूवमेंट अलोंग द कर्व है। अब इसी के बाद हम डिस्कस करते हैं शिफ्टिंग को। अब शिफ्टिंग पे हमने ये वाली वैल्यू एज्यूम करनी है कि प्राइस 600 है। जब प्राइस 600 है तो सप्लाई कितनी है? 6। अब प्राइस 600 ही है लेकिन जो सप्लाई है वो 8 हो गई है, 6 से 8 पे चली गई है। तो प्राइस में किसी किस्म का चेंज नहीं है। हमारी एक्चुअल प्राइस 600 थी, 600 पे सप्लाई 6 है, फिर 600 पे ही सप्लाई 8 हो गई है। तो ये जो पॉइंट बी से सी है इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व। हमने पढ़ा था कि जब प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से चेंज आता है तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है। तो ये प्राइस 600 सेम है, उसी पे प्राइस जो सप्लाई है वो 6 है, फिर प्राइस 6 ही है लेकिन जो सप्लाई है वो 8 पे चली गई है। प्राइस सेम है लेकिन जो सप्लाई है वो बढ़ गई है, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व। जब सप्लाई बढ़ती है और प्राइस सेम है तो जो नया सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। अगर प्राइस सेम है और सप्लाई कम हो जाती है तो जो सप्लाई कर्व आपका नया बनेगा वो ओरिजिनल के लेफ्ट साइड पर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है मार्केट इक्विलिब्रियम। अब मार्केट इक्विलिब्रियम बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई बराबर होती हैं और वहीं पे प्राइस डिसाइड होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सप्लाई कर्व है जो कि पॉजिटिवली स्लोप है, ये डिमांड कर्व है जो कि नेगेटिवली स्लोप होता है। यहाँ पर जो सप्लाई और डिमांड दोनों इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाती है और इस एक्सेस के ऊपर चूँकि हमने क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई को लिखते हैं तो इसलिए हमारे पास ये क्या आ जाती है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाती है। तो बेसिकली मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या है? जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद है सरप्लस एंड शॉर्टेज। सरप्लस क्या है? अगर एक चीज़ मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा पड़ी हुई है और उसके ख़रीदने वाले उतने नहीं हैं तो इसको बोलते हैं सरप्लस, कि व्हेन सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड, तो ये सरप्लस है। और शॉर्टेज क्या है? कि एक चीज़ को मार्केट में ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उस चीज़ की मार्केट में उतनी सप्लाई नहीं है, यानी कि व्हेन डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। जब किसी चीज़ का बहरान आ जाता है, जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि मार्केट में फ्लोर यानी कि आटे की शॉर्टेज आ जाती है या चीनी की शॉर्टेज आ जाती है, तो ख़रीदने वाले ज़्यादा होते हैं
लेकिन उस चीज़ की मार्केट में उतनी सप्लाई नहीं आई, तो हम इसको बोलते हैं कि मार्केट में उस चीज़ की शॉर्टेज आ गई है। अब नेक्स्ट है, हम एक ही ग्राफ के ऊपर हम शॉर्टेज को और सरप्लस को और इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम को देखते हैं। ये आपके पास सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, यहाँ पर ये दोनों इक्विलिब्रियम में हैं। तो इस वक्त यहाँ पर हमारे पास ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई 500 और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई 5। अब हम अज्यूम करते हैं कि अगर प्राइस 500 से कम होती है तो उससे मार्केट की सिचुएशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर प्राइस 500 से कम होकर 300 पे आती है, लेट्स सपोज हमने 500 से कोई भी एक प्राइस कम रखी, आप कुछ भी रख सकते हैं, हमने 500 से कम प्राइस रखी 300, ये प्राइस हमने अब 300 हो गई है जब, तो इसी प्राइस को जब हम आगे लेके जाएंगे तो ये सप्लाई का कर्व था, तो 300 पे सप्लाई आपके पास कितनी है 3, और इसी प्राइस को जब आप आगे लेके जाएंगे तो ये डिमांड कर्व को टच करेगा तो आपके पास डिमांड आ जाएगी, डिमांड कितनी है 7। तो प्राइस 3 के ऊपर क्वांटिटी सप्लाई 3 है, डिमांड 7 है, तो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास शॉर्टेज है, यानी कि उस चीज़ को मार्केट में ख़रीदने वाले 7 लोग हैं और उस चीज़ की मार्केट में सप्लाई कितनी है 3 की, तो डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है। तो जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो इसको बोलते हैं शॉर्टेज। इसको हम दोबारा देख लेते हैं कि जब प्राइस 300 है, इसको आप आगे लेकर आए, तो जब इसने यहाँ पे सप्लाई कर्व को टच किया तो ये आपके पास सप्लाई की वैल्यू आ गई। इसी को जब आप आगे लेके गए तो जहाँ पर इसने डिमांड को टच किया तो आपके पास डिमांड की वैल्यू आ गई। प्राइस 300 के ऊपर डिमांड 7 है, प्राइस 300 के ऊपर जो सप्लाई है वो 3 है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे शॉर्टेज। अब इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर प्राइस 500 से ज़्यादा हो जाती है, इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा होती है, जब प्राइस 500 से 600 चली जाती है, तो 600 के ऊपर जब हम इसको आगे लेकर आते हैं तो ये वैल्यू है डिमांड की लाइन जा रही है, और इसी को जब हम आगे लेके आते हैं तो ये सप्लाई की है। तो 600 के ऊपर जो डिमांड है वो 4 है और 600 के ऊपर जो सप्लाई है वो 6 है। और 600 के ऊपर जो सप्लाई है वो 4 है और 600 के ऊपर जो डिमांड है वो 4 है, क्योंकि ये डिमांड की लाइन है, और 600 के ऊपर जो सप्लाई है वो 6 है। डिमांड आपके पास कितनी है 4, सप्लाई कितनी है 6, तो सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड। तो यहाँ से यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये सरप्लस को शो कर रहा है। जब प्राइस बढ़ी तो सप्लाई बढ़ गई, लेकिन चूँकि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पर चीज़ों का जो है वो सरप्लस है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम है वो, और अचानक अगर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है तो उससे मार्केट इक्विलिब्रियम पे, मार्केट प्राइस के ऊपर और क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर इस वक्त जो आपका इक्विलिब्रियम है वो इस पॉइंट के ऊपर है। ये S1 आपका ओरिजिनल सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व आपका ओरिजिनल। किसी एक शॉक की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, या इनपुट की प्राइसेस की वजह से, या किसी ऐसी चीज़ की वजह से अचानक सप्लाई बढ़ जाती है, तो चूँकि हमने पहले पढ़ा है कि जब सप्लाई बढ़ेगी तो जो सप्लाई का कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ये S2 आपका नया सप्लाई कर्व है, तो जो नया सप्लाई कर्व है आपका नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आया। तो इस पॉइंट से जब आप इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आपकी P2 नई प्राइस आ गई और ये Q2 आपकी नई क्वांटिटी आ गई। आप यहाँ पर अगर देखें जो आपकी नई प्राइस है वो पुरानी वाली यानी प्राइस जो P1 थी उससे नीचे आई है, तो आपकी प्राइस कम हो गई है और क्वांटिटी बढ़ गई है। तो यहाँ से हमें ये बात नज़र आई कि अगर मार्केट के अंदर किसी चीज़ की डिमांड ना बढ़े, देखें यहाँ पर डिमांड एक ही ग्राफ है, अगर डिमांड ना बढ़े और सप्लाई बढ़ जाती है तो उस चीज़ की जो प्राइस होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। और ये जो Q1 से Q2 की तरफ बढ़ना है ये किस वजह से है, क्योंकि उस चीज़ की मार्केट में सप्लाई बढ़ी है। तो ये बात आपको भी आम देखने में नज़र आती है कि एक चीज़ जो मार्केट में बहुत ज़्यादा पड़ी होती है, जब उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाती है
तो उसकी प्राइस जो होती है वो क्या होती है, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, ताकि उस चीज़ को ज़्यादा लोग खरीदें। अब दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं कि अगर किसी चीज़ की मार्केट में सप्लाई तो सेम हो, यहाँ पे आप देखें सप्लाई का एक ही कर्व है, और डिमांड बढ़ जाए, तो फिर उसकी वजह से आपकी प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये ओरिजिनल सप्लाई का कर्व है, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व था जो अभी शॉक नहीं आया, डिमांड बढ़ी नहीं है, डिमांड अभी तक उतनी है। तो इस पॉइंट के ऊपर आपके पास इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, ये आपके पास P1 आ गया और ये आपके पास Q1 आ गई क्वांटिटी। अब हम कहते हैं किसी भी किस्म का शॉक आया, पॉपुलेशन बढ़ गई है या कुछ भी ऐसा आया है, तो उसकी वजह से आपकी जो डिमांड है वो टेस्ट चेंज हो गया है, फैशन चेंज हो गया है, तो आपका जो डिमांड कर्व है वो बाहर की तरफ अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो डिमांड बढ़ने की वजह से आपका नया डिमांड कर्व ये अपवर्ड शिफ्ट हुआ। इस पॉइंट के ऊपर अब आपका नया इक्विलिब्रियम है। तो इसको अगर आप इधर लेकर आते हैं तो चूँकि इस एक्सिस के ऊपर आपने प्राइस लिखा हुआ है तो ये आपके पास नई प्राइस आ जाएगी, और इसी इक्विलिब्रियम को अगर आप ये नीचे लेकर आते हैं तो ये आपके पास नई क्वांटिटी आ जाएगी। तो डिमांड के बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ जाती है, और ये जो क्वांटिटी का बढ़ना है ये किस वजह से, क्योंकि उस चीज़ की डिमांड बढ़ गई है। तो अगर एक चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो हर बंदा उस चीज़ को ख़रीदनी शुरू कर दे तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और ये जो क्वांटिटी का बढ़ना है ये किस वजह से, क्योंकि उस चीज़ की डिमांड बढ़ गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि ये इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि डिमांड भी बढ़ी है और सप्लाई भी बढ़ी है, लेकिन अगर आप एक बात पे गौर करें तो डिमांड में जो इंक्रीज़ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। सप्लाई में भी इंक्रीज़ आया है, लेकिन डिमांड में जो इंक्रीज़ है वो ज़्यादा है। तो अगर डिमांड में इंक्रीज़ ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू सप्लाई, तो रिज़ल्ट क्या होगा, आपकी प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ये देखें, यहाँ पर जो डिक्रीज़ आया है, डिमांड में भी डिक्रीज़ आया है, सॉरी डिमांड में इंक्रीज़ आया है। ये आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व है D1, और ये आपका नया डिमांड कर्व है D2। डिमांड बढ़ी, कोई भी ऐसा फैक्टर था, फैशन, टेस्ट, वेदर, उसकी वजह से जो आपकी डिमांड है वो बढ़ गई, डिमांड कर्व आपका आउटवर्ड शिफ्ट हो गया। और जो आपकी सप्लाई है वो भी बढ़ गई, S1 से S2 पे सप्लाई भी बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डिमांड में इंक्रीज़ कम है, लेकिन सप्लाई में जो इंक्रीज़ है वो ज़्यादा है। डिमांड भी बढ़ी है और सप्लाई भी बढ़ी है, लेकिन फ़र्क क्या है, जो डिमांड में इंक्रीज़ है वो कम है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। तो जब आपकी डिमांड कम रेशो से बढ़े और सप्लाई ज़्यादा रेशो से बढ़े तो उसका इफेक्ट क्या आता है, आपकी प्राइस कम हो जाती है। यह आपका ओल्ड इक्विलिब्रियम था जहाँ पर S1 और D1 एक दूसरे को इक्वेट कर रहे हैं। अब डिमांड बढ़ी तो डिमांड का कर्व बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया, D2 पे चले गए। सप्लाई बढ़ी तो ये आपका सप्लाई कर्व S1 से S2 की तरफ शिफ्ट हो गया। जो अब नया इक्विलिब्रियम आएगा वो उस पॉइंट पर आएगा जहाँ पर S2 और D2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर S2 और D2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। तो इसी पॉइंट को अगर आप इधर लेके जाएंगे तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगी। इसी पॉइंट को अगर आप नीचे लेकर आते हैं तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी। तो Q1 ये है और Q2 ये है। जो नई क्वांटिटी है वो पुरानी क्वांटिटी से ज़्यादा है, इसका मतलब क्वांटिटी बढ़ गई, और जो न्यू प्राइस है वो पुरानी वाली प्राइस से नीचे है। इसका मतलब ये है कि जब सप्लाई ज़्यादा रेशो से बढ़े और डिमांड कम रेशो से बढ़े तो आपकी सप्लाई, जो आपकी प्राइस है वो कम हो। यहाँ पे जो लास्ट केस है, लास्ट केस में अगर आप देखें तो जो आपकी डिमांड है वो बढ़ी है, ये आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व था D1, ये आपका नया डिमांड कर्व है D2, और सप्लाई भी आपकी बढ़ी है, ये आपका ओरिजिनल सप्लाई कर्व था S1, ये आपका नया सप्लाई कर्व है S2। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि जो आपकी डिमांड है वो ज़्यादा रेशो से बढ़ी है, लेकिन आपकी सप्लाई उस रेशो से नहीं बढ़ सकी। तो उस सूरत हाल में क्या होगा, जब आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़े और सप्लाई कम रेशो से बढ़े तो आपकी प्राइस बढ़ जाएगी। ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम है। क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर S1 और D1 एक दूसरे को इस पॉइंट पर इक्वेट कर रहे हैं, तो ये आपका ओरिजिनल Q1 और ये आपकी P1। अब डिमांड बढ़ी तो ये आपका D2, और सप्लाई बढ़ी तो ये आपका S2। तो ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पर नया इक्विलिब्रियम है। इस नए इक्विलिब्रियम के अगेंस्ट ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। तो जो नई प्राइस है वो पुरानी प्राइस से ऊपर है, इसका मतलब प्राइस बढ़ गई,
और ये जो Q1 है इसके अगेंस्ट ये नई क्वांटिटी है Q2, तो आपकी जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ गई। तो इस चैप्टर के अंदर ये जो एक थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आपकी नई सप्लाई और जो पुरानी डिमांड थी उसका इक्विलिब्रियम शो किया गया है, ठीक है, और इस पे प्राइस जो होगी वो कम हो जाएगी। यहाँ तक इस लेक्चर के लिए आपके लिए इतना ही। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।